नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी निबंध खंड का अध्ययन करेंगे। निबंध का नाम है धूमकेतु, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। आज हम सभी लेखक के जीवन से परिचय एवं सारांश, साथ ही कुछ प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। मराठी भाषी होते हुए जिन लोगों ने हिंदी की महती सेवा की, उनमें गुणाकर मूले का योगदान अतुलनीय है। मूलतः मराठी भाषी मूले जी ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। 3 जनवरी सन 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और उसके बाद सन 1971 में दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन दिल्ली में ही बीता। उनके बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य यह है कि दिल्ली में जब उन्होंने सिविल विवाह किया तो कोर्ट में उनके पिता की भूमिका हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन ने निभाई। यूँ मूले जी राहुल सांकृत्यायन जी के शिष्य थे। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया। हिंदी में ही उनके करीब 4000 लेख और 35 किताबें छपी हैं। इतिहास हो या संस्कृति, गणित हो या विज्ञान, पुरातत्व हो या समाज विज्ञान, भूगर्भ हो या खगोल भौतिकी, नृत्यत्व हो या जीव विज्ञान, सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल में शामिल किए गए और नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति में भी रहे। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आकाश दर्शन, संसार के महान वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, ज्यामिति की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्रलोक, सौर मंडल, सूर्य, भास्कराचार्य, भारतीय सिक्कों का इतिहास इत्यादि। उन्हें हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। 16 अक्टूबर सन 2009 को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर के कारण उनका देहांत हुआ। निबंध का सारांश है डॉक्टर गुणाकर मूले द्वारा लिखित धूमकेतु एक शोध निबंध है, जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतुओं के बारे में बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों से प्रचलित भ्रमित धारणाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बताया है कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्यमंडल के सदस्य हैं। ये भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका भी एक भ्रमण पथ है जो अंडाकार होते हुए भी अन्य ग्रहों से थोड़ा भिन्न है। धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण ये कभी कभी पिंडों के प्रभाव में आकर
अपने भ्रमण कक्ष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जिस प्रकार धूमकेतु का दर्शन अपने देश में अशुभ एवं अमंगलकारी माना जाता था, उसी प्रकार विश्व के प्रायः समस्त देशों में इसे भयावह एवं अमंगलकारी माना जाता है। पर वैज्ञानिक शोध के द्वारा हमें इस अवधारणा से मुक्ति मिल गई है कि ये डरावने नहीं है, ये अमंगलकारी नहीं है, ये भी अन्य ग्रहों की ही तरह है। हमारे देश में वैदिक काल एवं महाभारत में भी धूमकेतु की चर्चा है। वाराहमिहिर जैसे प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी बृहत संहिता नामक ग्रंथ में धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों की चर्चा की है। धूमकेतुओं के प्रति व्याप्त हमारी अवधारणा को 15वीं शताब्दी में एडमंड हेली ने अपने शोध के द्वारा हमें धूमकेतुओं के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया और हमारी गलत अवधारणा को समाप्त किया। हेली के अनुसार धूमकेतुओं की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पूंछ से धरती निकल सकती है। इसके 3 अंग होते हैं: सिर, नाभिक एवं पूंछ। सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर एवं पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए आम्रोई पेरी ने इन्हें आकाश के राक्षस की संज्ञा दी है। प्रस्तुत निबंध में धूमकेतुओं के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं। अन्य ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देशों ने अपने यान प्रक्षेपित किए हैं। इससे हमें और अधिक एवं प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। अब हम सभी इस निबंध के कुछ प्रश्न उत्तर के आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, धूमकेतु क्या है? वह हमारे लिए भयप्रद क्यों नहीं है? अथवा अब लोगों में धूमकेतु का भय क्यों नहीं रह गया है? तो इसका उत्तर है, धूमकेतु में धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका, अर्थात आकाश में जो धुएं के पताका जैसा दिखे वह धूमकेतु है। धूमकेतु के भयप्रद न होने का कारण इनके प्रति व्याप्त 15वीं शताब्दी में एडमंड हेली ने अपने शोध के द्वारा हमें धूमकेतुओं के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया और हमारी गलत अवधारणा को समाप्त किया। धूमकेतुओं के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं। अन्य ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देशों ने अपने यान प्रक्षेपित किए हैं। इससे हमें और अधिक एवं प्रामाणिक जानकारी मिलेगी।
अगला प्रश्न है, धूमकेतुओं के बारे में नवीन अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हमारी नई अवधारणा क्या है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर गुणाकर मूले द्वारा लिखित धूमकेतु एक शोध निबंध है, जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतुओं के बारे में बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों से प्रचलित भ्रमित धारणाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बताया गया है कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं। ये भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका भी एक भ्रमण पथ है जो अंडाकार होते हुए भी अन्य ग्रहों से थोड़ा भिन्न है। धूमकेतु ग्रहों के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण ये कभी कभी पिंडों के प्रभाव में आकर अपने भ्रमण कक्ष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। 15वीं शताब्दी में एडमंड हेली ने अपने शोध के द्वारा हमें धूमकेतुओं के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया और उसके प्रति व्याप्त हमारी गलत अवधारणा को समाप्त किया। हेली के अनुसार धूमकेतुओं की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पूंछ से धरती निकल सकती है। इसके 3 अंग होते हैं, सिर, नाभिक एवं पूंछ। सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर एवं पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए आम्रोई पेरी ने इन्हें आकाश के राक्षस की संज्ञा दी है। प्रस्तुत निबंध में धूमकेतुओं के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं। अन्य ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देशों ने अपने यान प्रक्षेपित किए हैं। भविष्य में इससे हमें और अधिक एवं प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, हेली इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि धूमकेतु सौरमंडल के सदस्य हैं, अथवा धूमकेतुओं के विषय में हेली ने अपने अध्ययन से क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में ऐसी अवधारणा थी कि धूमकेतु का दर्शन बड़ा ही अशुभ एवं अमंगलकारी होता है। लोग इसे विनाशक मानकर डरते थे। प्राचीन ग्रंथों में इस बात की जानकारी मिल जाती है कि धूमकेतु कब दिखाई पड़े। हेली ने इस जानकारी का अध्ययन किया और माना कि सन 1531 और सन 1607 में धूमकेतु दिखाई दिया था। सन 1682 में स्वयं उन्होंने धूमकेतु को देखा था। हेली ने सोचा कि सभी ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित अवधि में अपना चक्कर पूरा करते हैं। धूमकेतु भी एक ग्रह है। इसे भी एक निश्चित अवधि के बाद आकाश में दिखाई देना चाहिए। हेली 1531, 1607 और सन 1682 में दिखाई दिए जाने वाले धूमकेतुओं पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह एक ही धूमकेतु है जो 75 से 76 वर्षों के अंतर में दिखाई देता है। अतः धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं और सौरमंडल की सीमाओं का चक्कर लगा 75 या 76 वर्ष में वही सूर्य के पास लौटता है।
अगला प्रश्न है, धूमकेतु शीर्षक निबंध में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धूमकेतु शीर्षक निबंध में निहित उद्देश्य है। धूमकेतु शब्द दो शब्दों से बना है, एक है धूम और दूसरा है केतु। धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। इसलिए आकाश में जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के कोमते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। महाभारत में धूमकेतु के बारे में कहा गया है, महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने जमाने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। धूमकेतुओं से दूसरे देशों के लोग भी बहुत डरते थे। सन 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ, जिसके डर से कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। लेकिन अब धूमकेतुओं से कोई डरता नहीं है और न कोई बीमार पड़ता है। यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार सन 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर होते हैं। सर आइजैक न्यूटन के एक मित्र एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली ने सन 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुँचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौरमंडल में चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। और सचमुच सन 1758 ईस्वी में आकाश में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। इस तरह लेखक का उद्देश्य धूमकेतु के बारे में जानकारी देकर हमें यह बताना है कि धूमकेतु से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है। अगला प्रश्न है, धूमकेतुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यह कैसे सिद्ध हुआ है? उत्तर है, हेली का धूमकेतु 75 या 76 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। जिन धूमकेतुओं की कक्षा छोटी होती है वे 3 या 10 साल में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, पर वे सूर्य के प्रभाव एवं ऊष्मा से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जल्दी खत्म हो जाने वाला विएला का धूमकेतु था। यह करीब 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था। सन 1832 और 1839 में इसे देखा गया था। सन 1845 में खगोलविदों द्वारा इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, पर देखा गया कि वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। धीरे धीरे दोनों टुकड़े एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले गए। सन 1872 ईस्वी में खगोलविदों ने देखा कि जिस स्थान पर धूमकेतु को प्रकट होना था वहाँ के उल्काओं की वर्षा होती थी। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि धूमकेतु विखंडित होकर उल्कापात करते हैं। इस तरह धूमकेतु निबंध का सारांश एवं कुछ प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।